Hello guys, welcome to Parab channel. So today we are going to start new topic of class 10 resource and development. So let's get started with the video. सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले टॉपिक का स्नैप रिकैप दे देता हूँ। पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिसोर्स की डेफिनेशन और देखा था कि ह्यूमंस जो है क्या क्या यूज करते हैं रिसोर्स को पाने के लिए। डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? रिसोर्स इज दैट which is economically feasible, culturally acceptable और technologically accessible। ये हमने पढ़ी थी रिसोर्स की डेफिनेशन। और ये भी पढ़ा था कि ह्यूमंस जो है कैसे इंटरेक्ट करते हैं ताकि रिसोर्स उनको मिल जाए। कैसे करते हैं? वो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी इनको चाहिए होती है, इन्वायरमेंट में जो रिसोर्स हमने निकालना है वो भी उनको प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था रिसोर्स के बारे में पिछली वीडियो में। आप देखते हैं आज की वीडियो के बारे में क्या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स हम करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जैसे अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं तो नहाने वाला साबुन और कपड़े धोने वाला साबुन या बर्तन धोने वाला साबुन सभी अलग अलग रखे होते हैं। अगर ऐसा किया हो बिस्किट्स, साबुन, सब कुछ, चॉकलेट्स, सब कुछ इकट्ठा रख दिया हो तो क्या होगा? क्लासिफिकेशन नहीं होगी, उसको ढूंढने में मुश्किल होगी। अगर कोई ग्राहक आएगा, ठीक है, वो बोलेगा भैया मुझे चॉकलेट दे दो, तो साबुन भी बीच में, बिस्किट भी बीच में, कपड़े वाले साबुन भी बीच में, बर्तन वाले साबुन में बीच में, नहाने वाले साबुन में बीच में, उसके लिए डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगी। किसको ढूंढने के लिए? जो कि ग्राहक की डिमांड है। डिमांड को पूरा करने के लिए इसके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, तो उसके पास टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको और एग्जांपल दूं क्लासिफिकेशन की, तो क्या होता है, जैसे सब्जी वाली दुकान में जाते हैं तो आलू अलग जगह पे होते हैं, कांदा या अनियन अलग जगह पे, गाजर अलग जगह पे होती है, टमाटो अलग जगह पे, पोटैटो अलग जगह पे। पोटैटो और आलू एक ही बात है, ठीक है। हर एक चीज अलग अलग जगह पे रखी होती है। अगर वही सभी चीजों को इकट्ठा कर लिया जाए और एक जगह ढेर लगा दिया जाए, टमाटर, आलू, गोभी, गाजर, मूली, सब कुछ को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या होगा? उसके लिए अगर कोई बोलेगा भाई 5 किलो अनियन देना, तो होगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक ही अनियन कहीं इधर से ढूंढना पड़ेगा, कहीं इधर से, कहीं इधर से, कहीं उधर से, मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। इसलिए हमने क्या किया क्लासिफिकेशन की, ताकि हम निकालना हमारे लिए इजी हो जाए। और क्लासिफिकेशन आप बोलोगे कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें कुछ निकालना नहीं, ताकि हमारे लिए लर्न करने के लिए इजी हो जाए, इसलिए हमने किया है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन की है वो लिखते हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक क्या है? बायोटिक वो है जो कि लिविंग है। ऑल द लिविंग थिंग्स दैट हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। और एबायोटिक, अबायोटिक रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज दैट डू नॉट हैव लाइफ एंड that resources that do not survive are merely called as abiotic resources. Example of biotic resources: flora, fauna। अब पूछोगे फ्लोरा फाउना क्या है? एनिमल्स और प्लांट्स के ग्रुप को फ्लोरा और फाउना बोलते हैं। और अबायोटिक एग्जांपल कोई भी नॉन लिविंग थिंग। क्या आप मुझे एक एग्जांपल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अबायोटिक की? दैट्स वेरी सिंपल, जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग की जल्दी से जल्दी देखता हूं कि आप कौन से एग्जांपल देते हो और सुटेबल है या नहीं है। अबायोटिक एग्जांपल देखिए, यानी ये नॉन लिविंग है। इतना बड़ा हिंट दे दिया, अभी तो आपको देना ही पड़ेगा जवाब, बट मैं आपको अभी बताता हूं इसकी एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? एयर, वाटर, हर एक चीज आपके सामने जो भी चीज पड़ी है, वुड, मोबाइल फोन, सभी क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज है। क्लियर? नेक्स्ट, एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे आप सोचोगे एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे क्या हो सकता है? एग्जॉस्टिबिलिटी ये है कि क्या वो चीज खत्म हो सकती है, क्या वो चीज खत्म नहीं हो सकती, ये होता है एग्जॉस्टिबिलिटी। क्या वो चीज रिन्यू हो सकती है, रिन्यू नहीं हो सकती, इसको कहते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये है एग्जॉस्टिबिलिटी के आगे टाइप्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा, जो कि हम उसको दोबारा से दोबारा ऐसे उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि पानी है, पानी आपने यानी बाथरूम के लिए अगर यूज किया या वॉशिंग क्लोथ्स के लिए यूज किया, यूटेंसिल्स के लिए यूज किया, उसको साफ करने के लिए, तो क्या होगा? आपको पानी यूज करोगे, पानी यूज करोगे, वो आपके घर की नीचे से नाली जो आती है वहां पर जाएगा, फिर आपके घर जो विलेज में पॉन्ड होगा उसमें जाएगा, फिर नहरों में जाता 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 समुद्र तक चल जाएगा। फिर वहां पर क्या होगा? सेडिमेंटेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, इवेपोरेशन होगी, जो गंदे वाले पार्टिकल्स है वो फिर से उड़ जाएंगे और फिर से वही समुद्र का पानी हमारे घरों में आ जाएगा। ऐसे ही होता है, इसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एग्जांपल भी आपको क्लियर करवा दी। और
रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वो भी एग्जांपल लिख सकते हो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज डू नॉट कॉज पोल्यूशन। कोई भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसा नहीं है जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता है, यानी ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। अगर देखते नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन यानी नहीं, इनको रिन्यू नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन, इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये इसका सेकंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं। पहले आपको एग्जांपल बता दूं, चलो एग्जांपल देख लो। अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, कुछ भी डालते हो, तो क्या होगा, पेट्रोल गाड़ी का इंजन यूज करेगा और गाड़ी चलना शुरू कर देगी अगर आप उसको चलाओगे। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। गाड़ी का पेट्रोल यूज करेगी, क्या ऐसा होगा कि पेट्रोल उड़ जाएगा? पेट्रोल उड़ेगा। और क्या ऐसा होगा जो पेट्रोल आपने खत्म कर दिया, आपकी गाड़ी में खत्म हो गया, वो फिर से आपकी टैंकी में वापस आ जाए जिसपे पेट्रोल पड़ता है? ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम रिन्यू बार-बार नहीं कर सकते। और इसका ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, कोल, मैंगनीज, सारी चीजें जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ऐसे अगर बोले तो मिनरल्स जो है, मेनली मिनरल्स जो है वो है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते और इनको बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं, सदियों लग जाती हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने के लिए। क्लियर? आप देखते हैं ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे की गई है रिसोर्सेज की, देख लेते हैं। ओनरशिप के बेसिस पे क्या किया गया है? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। आपको पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में भी। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि किसी एक आदमी के अंडर होते हैं या फैमिली के अंडर होते हैं। जैसे आपका घर है, आपका घर आपके पिताजी के अंडर हो गया, आपके दादाजी की, मम्मी के, किसी के भी अंडर, यानी 1-2 पर्सन के अंडर आपका घर होगा। उस पे कोई दूसरा आपका जो नेबर है वो आपके अपना हक नहीं जमा सकता है। इसको कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय ओनली वन पर्सन, जो कि एक ही आदमी या औरत के द्वारा जो किए गए हैं उन पे हुक्म जमाया गया, डोमिनेंस जमाई गई। ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है? कम्युनिटी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर एक्सेसिबल टू द मेंबर ऑफ कम्युनिटी। अभी आप बोलोगे कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी होता है कि आपका ग्रुप होता है। ठीक है। ये कम्युनिटी वाले रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं दैट आर एक्सेसिबल टू द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, जो पूरी सोसाइटी को हम रिसोर्सेज देते हैं उनको कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब मैं आपको पूछोगे ये क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हो सकती है कि विलेज का जो पॉन्ड है जिसमें आप नहाते हो, नहर है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज, प्लेग्राउंड है, इसको हम बोल देते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जो कि कोई भी जाकर उस पर खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। आपके भी यहाँ पे जो आप जिस विलेज में रहते हो, सिटी में रहते हो, टाउन में रहते हो, वहां पे भी कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जहां पर कोई भी जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे भी कोई भी जा सकता है। ठीक है। अगर नेशनल रिसोर्सेज क्या है ये आपको बताता हूँ। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि एक पर्टिकुलर नेशन के अंडर है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर नेशन, एक नेशन के अंडर है, उसको कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। अभी आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं यहां से। जैसे मान लो ये एक कंट्री है, इसका इतनी बाउंड्री होगी कि इसके अंदर वाले जो रिसोर्सेज हैं ये कंट्री जो है ओन कर सकती है। अगर यहाँ पे इसको रिसोर्स मिले, मान लो फिर से बनाता हूँ, मान लो ये कंट्री है, एक कंट्री को यहाँ से अपनी बाउंड्री के बीच बीच में रिसोर्स मिले तो वो उस कंट्री का ही होगा। अगर उसको अपनी कंट्री के यहाँ पर रिसोर्स मिला उस कंट्री का ये रिसोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे नेशनल बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं। The resources that are under the control of central government or a nation are known as national resources, जो कि एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर है। ये एक नेशन है, उसकी बाउंड्री यानी बांग्लादेश की मान लो बाउंड्री है या इंडिया की बाउंड्री मान लो, ऐसे गोल्स है। ठीक है। उसकी बाउंड्री ये है, उसको यहाँ पे क्या मिल गया? गोल्ड, उसको यहाँ पे गोल्ड मिल गया, पेट्रोल मिल गया, मैंगनीज मिल गया, माइका मिल गया, आयरन मिल गया, कुछ भी मिल गया उसको। और अगर उसकी बाउंड्री यानी हद के अंदर अंदर है,
जितना उसका एरिया है उसके बीच बीच में है, तो वो जो उसको रिसोर्स मिला है उसकी कंट्री का ही है, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी में मिल क्यों ना जाए। और कई कंट्री ऐसी भी होंगी जिनको कुछ मिलता ही नहीं, उनको क्या करना पड़ता है, दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ता है उसको पैसे देकर। ये हो गया आपका नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, ये आप लिख सकते हो द रिसोर्सेज ऑफ नेशन लाइक पेट्रोलियम, माइका, कुछ भी। ठीक है, लास्ट आपका रहेगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, वो भी आपको बताता हूँ, वो भी आपको एग्जांपल लेकर ही समझ आएगा। तो देखते हैं क्या है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि मान लो ये बहुत सारी कंट्रीज, ये भी कंट्रीज ली है। ठीक है, ऐसे मान लो कंट्री, सभी आसपास की कंट्री, बीच में एक ऐसा एरिया भी होगा जो कि किसी का नहीं होगा, यहाँ पे कोई कंट्री है ही नहीं। तो इस जो एरिया जो कि खाली छोड़ा गया है कंट्रीज के बीच में, उसको कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक जोन, यानी उस पर कोई भी कंट्री अपना हुक्म नहीं जमा सकती है। जैसे आपको यहाँ पे पूरा इरेज करके बताता हूँ, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे क्या है, मान लो ये कंट्री है, ठीक है, एक हद होती है, यानी एक कंट्री की सिर्फ 22.2 किलोमीटर तक की रेंज है। 22.2 किलोमीटर तक जो है एक कंट्री जो अपना राज जमा सकती है। इधर से भी 22.2 किलोमीटर, इधर से भी 22.2 किलोमीटर, हर एक तरफ से एक कंट्री जो है 22.2 किलोमीटर जो एरिया है वो कवर कर सकती है। इसको कहते हैं इसकी बाउंड्री, यानी अगर इसके पास समंदर है और समंदर में जितना भी एरिया जो कि 22 किलोमीटर के एरिया में आ रहा है वो उस कंट्री का है। बट अगर इसको भी इरेज करना पड़ेगा, ये तो हो गया आपका नेशनल, ठीक है, ये कंट्री का नेशनल है। अब अगर मान लो कि ये कंट्री है, उसका ये 22 किलोमीटर वाला एरिया यहाँ पे 22.2 किलोमीटर, इसका सारा 22.2 किलोमीटर ये जो एरिया है, अगर यहाँ पे कोई मिनरल मिला है, यहाँ पे कोई मिनरल मिला है, यहाँ पे कोई मिनरल मिला है, तो वो उस कंट्री का नहीं है, वो किसका है, यूएनओ का है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, यूनेस्को का है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का है, वो उस कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।